अच्छा, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर बच्चों दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉल्ड हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ओरिजिनली हम जब पुरानी किताबें पढ़ते थे उसमें हायरार्किकल और फंक्शन को एक ही तरह की स्ट्रक्चर लिखा पढ़ा समझा जाता था, लेकिन अब हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर को डिफरेंटली पढ़ते हैं और उस पर डिफरेंटली बात करते हैं। अच्छा जी, हायरार्किकल स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर in which there are different layers of the organization with fewer and fewer people at each higher level. यानी एक ट्राइंगल की तरह की स्ट्रक्चर है जिसमें बिल्कुल टॉप पे कम लोग होंगे और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे द नंबर ऑफ पीपल विल इंक्रीज। इसको हम पिरामिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे सीईओ है मिसाल के तौर पे, यहाँ पे डायरेक्टर्स हैं जो जाहिर है जिनकी तादाद सीईओ से ज्यादा है, यहाँ पे मिडिल मैनेजर्स हैं, यहाँ पे सुपरवाइजर्स हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं वर्कर्स की तादाद बढ़ती चलती चली जा रही है। यानी सुपरवाइजर्स आर इन हायर नंबर एज कंपेयर टू द मिडिल मैनेजर्स, और उनके नीचे लाइन वर्कर्स हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, जैसा कि मैंने बताया, एक पिरामिड की फॉर्म में, ट्राइंगल की फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे कम लोग यानी एक हेड, यहाँ पे उससे ज्यादा, यहाँ पे उससे ज्यादा, यहाँ पे उससे ज्यादा, और यहाँ पे उससे ज्यादा। तो हम कहेंगे कि एक जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है दैट कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल लेवल्स hierarchical structure consists of multiple levels in which all members of the organization apart from one, जाहिर है जो कि हेड है, are subordinates to someone else. ये जो स्ट्रक्चर है ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहलाती है। वी हैव रिपीटेडली यूज्ड वर्ड हायरार्की, तो हम जरा हायरार्की को भी समझ लेते हैं क्या होते हैं, और फिर वी विल मूव टू द फीचर्स ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। लेवल ऑफ हायरार्की से क्या मुराद है? अ स्टेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर where all persons have equal status and authority. यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब हम मिडिल मैनेजर्स की बात करते हैं तो ऑल मिडिल मैनेजर्स विल बी कंसिडर्ड अ हायरार्की इन द बिजनेस, and that hierarchy will have, all middle managers hierarchy will have same authority
और वो बिल्कुल इक्वली स्टेटस होगा उन सबका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हम चलते हैं और पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ द हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स। फीचर्स ऑफ द हायरार्किकल स्ट्रक्चर, वो सबसे पहला जो फीचर है वो तो लेवल ऑफ हायरार्की ही है, जिसके बारे में भी हमने बात की कि the organization will have different level of hierarchies, ठीक है, and every level of hierarchy represent a grade or a rank. A grade or rank, और वो जो ग्रेड और रैंक है, जो हर जो लेवल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक खास उसका स्टेटस है, एंड दे विल हैव सम जूनियर्स एक्सेप्ट द लास्ट लेवल who will abide by their orders, जो उनसे ऑर्डर्स लेंगे भी सही, दे विल सबमिट देयर वर्क टू दो सीनियर जिनकी हम जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो लेवल ऑफ हायरार्की है ये टॉल हो सकता है, टॉल का मतलब होगा कि इसमें नंबर ऑफ लेयर्स बहुत ज्यादा होंगी। कैसे होंगी वो जरा हम उसको ड्रॉ करके देखने की कोशिश करते हैं कि ये मिसाल के तौर पे सीईओ है, उसको रिपोर्टिंग टू है जनाब सीनियर डायरेक्टर्स, उसको रिपोर्टिंग टू है डायरेक्टर्स, उसको रिपोर्टिंग टू है असिस्टेंट डायरेक्टर्स, उसको रिपोर्टिंग टू है सीनियर जनरल मैनेजर्स, उसको रिपोर्टिंग टू है जनरल मैनेजर्स, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये जो लेवल ऑफ हायरार्की है जिसमें नंबर ऑफ लेयर्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, उसको टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो टॉल हायरार्की विद मेनी लेयर्स, इस टॉल हायरार्की को हम नैरो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इस टॉल हायरार्की को हम नैरो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी ये 2 मिनट में ये बात हमें समझ आएगी जब हम स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे। तो जब टॉल स्ट्रक्चर होगी तो मैंने कहा कि इट विल बी नैरो स्ट्रक्चर, और इसका रिलेशनशिप बनेगा स्पैन ऑफ कंट्रोल के साथ। स्पैन ऑफ कंट्रोल किसे कहते हैं? Span of control are the number of subordinates employees directly accountable to a manager, or the number of subordinates employees directly accountable to a manager। अच्छा, ये दूसरा फीचर भी है इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का ना, पहला लेवल ऑफ हायरार्की थी, दूसरा ये हम स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो हम कह रहे हैं कि जब टॉल स्ट्रक्चर होगा तो स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होगा। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से चलती हैं। दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, दोनों में 100 वर्कर्स हैं, इसमें भी 100 वर्कर्स हैं और इसमें भी 100 वर्कर्स हैं।
ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, इसका सीईओ है, इसके नीचे 2 डायरेक्टर्स हैं, और इसके नीचे 50 एम्प्लॉयज हैं, इसके नीचे भी 50 एम्प्लॉयज हैं। ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है, ये सीईओ है, इसने अपने नीचे 2 डायरेक्टर्स रखे, उन डायरेक्टर्स के नीचे इसने 2 मैनेजर्स रखे, उन मैनेजर्स के नीचे फर्दर 2 सुपरवाइजर्स रखे। और उनके बीच में उसने वर्कर्स को डिवाइड कर दिया। यहाँ 12 वर्कर्स हैं, यहाँ 13 है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, इस तरह से वर्कर्स। अब लुकिंग एट दीज ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ये जो पहली वाली मैंने ड्रॉ किया, दैट हैज वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि मोर नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग अंडर वन बॉस। जबकि इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम देखेंगे तो दैट हैज नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। लेकिन ये वाली जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है, दैट हैज लॉन्गर चेन ऑफ कमांड। अब ये थर्ड कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ना है, लॉन्गर चेन ऑफ कमांड। और ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट हैज शॉर्टर चेन ऑफ कमांड। अब क्या मतलब है चेन ऑफ कमांड का, उस पर जरा बात करने की कोशिश करते हैं। चेन ऑफ कमांड, ये थर्ड कॉन्सेप्ट है, इसी फीचर है इसी का। चेन ऑफ कमांड आर the vertical process through which orders pass down, through which the authority comes to the lower level। तो उसको हम क्या कहते हैं, चेन ऑफ कमांड कहते हैं। the route through which authority passes from chief executive to the lower level। अब आप समझे, ये जो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी फर्स्ट वन वाली, इसमें देखें सीईओ से डायरेक्टर और वर्कर, दिस इज द चेन ऑफ कमांड, क्विकली पास हो जाएगी कम्युनिकेशन। बट लुक एट द सेकंड वन, मिसाल के तौर पे सीईओ से डायरेक्टर तक आएगी, डायरेक्टर से मैनेजर तक आएगी, मैनेजर से सुपरवाइजर और फिर वर्कर तक आएगी। तो इन द फर्स्ट केस, पहले वाला जो है, द कम्युनिकेशन विल बी क्विकर, but it will be difficult to control 50 workers by one director. In the second case, the communication will be slower with the larger chain of command. The communication will be slower, but ये भी देखें कि the controls will become easy, because for one supervisor to control 12 and one supervisor to control 13 workers will be easier as compared to a director controlling 50 workers. तो ये होता है कॉन्सेप्ट बच्चों चेन ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल का, कि अगर हम एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं जैसा कि ये है, तो इसमें कम्युनिकेशन तो बहुत तेजी से होती है लेकिन कंट्रोल्स बिकम डिफिकल्ट। और अगर हम एक जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं जैसा कि ये दूसरे वाली है, तो उसमें फिर कम्युनिकेशन जो है वो रिलेटिवली स्लो हो जाती है लेकिन कंट्रोल्स थोड़े से आसान हो जाते हैं। I'll give you time to ask questions. First, please let me complete the advantages of hierarchical and disadvantages of hierarchical structure. But this is very much suitable to the larger organization. और फिर controls are easy,
because the decision making starts from the top. So the objectives of organization also remain intact. और फिर मैंने कहा कि the objectives also remain intact. फोकस रहती है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सीनियर्स ने डिसीजन किया होता है, वैसे वैसे उन्होंने जूनियर्स तक फॉरवर्ड किया होता है. और देयर इज अ कैरियर लैडर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. एक स्टेयर है लोगों के लिए. उन्हें पता है कि उन्होंने सुपरवाइजर से प्रमोट होके मैनेजर बनना है, और मैनेजर से उन्होंने प्रमोट होके आगे जो है वो डायरेक्टर बनना है या असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है. फिर रोल ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज क्लियर एंड वेल डिफाइंड इन दिस स्ट्रक्चर. इसमें बहुत सवाल आता है बच्चों, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ लो. रोल ऑफ एवरी एम्प्लॉय मैनेजर लेवल is clear and well defined. और वो ऑर्गेनाइजेशन जो रोल कल्चर यूज करती हैं, जहां पे रोल्स और पोजीशंस एम्प्लॉयज की इंपॉर्टेंट होती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी बहुत ज्यादा सूट करता है. तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हुए. कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस. There is a problem with the of one-way communication with such organizations. The orders pass down from top to lower level, और वो उन्हीं को उस तरह ही सुना और एक्सेप्ट किया जाता है. लेकिन जूनियर लेवल से कम ही कोई फीडबैक लिया जाता है एंड ऑल दैट. और वन वे कम्युनिकेशन, अभी हम कम्युनिकेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे भी सही, दैट अफेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नेगेटिव वेज. और वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस पे बस कम्युनिकेशन चल रही होती है ऊपर से नीचे, और लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं. Again, there is no horizontal link between the departments in such organization. वो जो उसमें हमने पिछली वाली में पढ़ा है, there is no horizontal link between the डिपार्टमेंट्स. और फिर उसके नुकसानात हमने पढ़े कि फॉर एग्जांपल एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे होते हैं, डिपार्टमेंट्स के दरमियान में लिंक भी कोई नहीं होता. द एचआर डिपार्टमेंट इज मूविंग इन अदर डायरेक्शन एंड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज मूविंग इन अदर डायरेक्शन. In this organizational structures, managers are blamed that they have narrow vision. उनको बस ऑर्डर्स मिले होते हैं, वो उस पर काम कर रहे होते हैं, उनको कोई बिगर पिक्चर्स क्लियर नहीं होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की. इसको टनल विजन भी बोलते हैं. लाइक वो अपनी जो आंख बस सीधा देख सकते हैं वही देख सकते हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता. जैसे हम ट्रेवल के दौरान बाज दफा किसी टनल में जाते हैं तो बस हमें सामने ही नजर आ रहा होता है जो चीजें हमारे सामने हो रही होती हैं. This type of structure is also called inflexible. और in the dynamic world of today, inflexible structures बहुत मुश्किल हैं कि उनको हम चला सकें आगे, क्योंकि बहुत रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है एम्प्लॉयज के मुतालिक भी और उसके मुतालिक भी. तो हम इसको इनफ्लेक्सिबल बोलते हैं. और उसके इसीलिए सच ऑर्गेनाइजेशंस आर चेंज रेजिस्टेंट टू बी, इनफ्लेक्सिबल होने की वजह से. तो जब हमें चेंजेस लानी होती हैं तो फिर बहुत मुश्किल पेश आती है. तो बच्चों, दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, उसके फीचर्स और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस.